हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग अपने सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के कुछ मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन को पिछले सीरीज़ में देखा था। जिन लोगों को वो नई सीरीज़ देख पाए हैं उनको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने अभी तक 3 वीडियो बना चुका हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का। और फ्रेंड्स, आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को आप लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज उसी सीरीज़ का अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। और भी कुछ 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है हमारे सीआईबी के एग्जामिनेशन में। और मैं आप लोगों को एक तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे इन तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेसन को। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें वीआर के बारे में पूछा गया है। दोस्तों, वीआर आप लोग जानते होंगे, वैल्यू एट रिस्क को हम लोग वीआर कहते हैं। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है। इस पर एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी मैंने बनाया था, जिसमें मैं आप लोगों को समझाया था कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पूछा गया है कि वीएआर का मेजर लिमिटेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जरा पढ़िए। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डाटा, इट इज़ टीडियस प्रोसेस, इट एज्यूम्स एक्सट्रीम कंडीशंस। डी कह रहा है इट एज्यूम्स नॉर्मल मार्केट कंडीशन। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा वीएआर है, वैल्यू एट रिस्क जो है, वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट में जो लॉस होता है उसके रिस्क को मेज़र करता है वो। ठीक है, वीआर क्या मेज़र करता है? हमारे इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ उसके रिस्क को मेज़र करता है। ठीक है, कि ये मेज़र करता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस हद तक, कितना तक वो जो है लूज हो सकता है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट माइट लूज किसी भी गिवन नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पूछा गया है कि वीआर का लिमिटेशन क्या है। तो दोस्तों, लिमिटेशन ये है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन है। यहाँ पे देखिए साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है, नॉर्मल मार्केट कंडीशन। ठीक है, द रीजन फॉर एज्यूमिंग नॉर्मल मार्केट कंडीशन एंड नो ट्रेडिंग एंड टू रिस्ट्रिक्टिंग लॉस टू थिंग इज डेली अकाउंट्स टू मेक द लॉस ऑब्जर्वेबल। हम लोग लॉस को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये एजम्पन लेके चल रहे हैं कि जो हमारा मार्केट का कंडीशन है वो नॉर्मल मार्केट कंडीशन है। और ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो हमारा शेयर मार्केट होता है, आप देखते ही हैं उसमें कितना कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो ऐसे से जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वीआर का जो कैलकुलेशन हो रहा है उसमें जो कंडीशन है हमारे मार्केट का वो नॉर्मल है। तो ये इसका मेजर लिमिटेशन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट एज्यूम्स नॉर्मल मार्केट कंडीशन। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश इज अ ट्रांजेक्शन वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर इशूड अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एसेट। तो दोस्तों देखिए, ये 4 टर्म है। आइए जरा 4 टर्म को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टर्म है वो था सिक्योरिटाइजेशन। देखिए होता क्या है, ये एक प्रोसेस है या ट्रांजैक्शन समझिए, जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो होते हैं उन्हें इशू किया जाता है। कहाँ से? जो कैश फ्लो जनरेट होता है एसेट से। देखिए, हमारे पास एसेट है, एसेट से क्या हुआ? कैश फ्लो जनरेट हुआ, और उस कैश फ्लो के अगेंस्ट हमने क्या किया? कुछ सिक्योरिटी इशू किया। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी, ये जो प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस कि एसेट से कैश फ्लो बनाना और कैश फ्लो के अगेंस्ट सिक्योरिटी को इशू करना, इस प्रोसेस को ही हम लोग सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए लोन दिया है, तो लोन का जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट था उसे पे किया गया, उससे क्या मिला? कैश मिला। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? उस कैश को क्या क्या करते हैं? उस कैश को हम लोग यूज़ करते हैं सिक्योरिटीज़। देखिए, जो भी सिक्योरिटीज़ है उससे उसका इंटरेस्ट और रिपेमेंट के लिए। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यही जो प्रोसेस है ना, कि एक तरफ से पैसा लेना और दूसरी तरफ पैसा लगाना, तो किधर से लिया जा रहा है? लिया जा रहा है एसेट से। एसेट से कैश फ्लो को जनरेट किया जा रहा है, और किधर दिया जा रहा है? सिक्योरिटीज़ में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है CLO, कोलेटरल लोन ऑब्लिगेशन, और एक आता है CLN, क्रेडिट लिंक नोट। तो ये दोनों भी एक तरह का सिक्योरिटाइजेशन ही है। ठीक है, CLO में बैंक क्या करती है कि अपने बैलेंस शीट से एसेट को हटाती है और सिक्योरिटी को इशू करती है। ठीक है, हाँ। और CLN में क्या होता है कि CLN में सिंगल क्रेडिट से मतलब है और CLO में क्रेडिट एक्सपोजर से मतलब है। दोस्तों, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, CLO, CLN और सिक्योरिटाइजेशन पे। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इशू किया जाता है। किसके अगेंस्ट? जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है एसेट से, उसके अगेंस्ट। तो अभी तो हमने देखा सिक्योरिटाइजेशन यही तो होता है दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन में यही तो करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के प्रति। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि प्री मैच्योर क्लोजिंग ऑफ अ डिपॉजिट विल रिजल्ट इन इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ टाइप। तो दोस्तों, प्री मैच्योर क्लोजिंग, यदि किसी डिपॉजिट का हम लोग प्री मैच्योर क्लोजिंग करते हैं तो किस तरह का रिस्क आने की संभावना होती है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा एक टर्म है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, इसे आप लोग नोट कर लेंगे।
एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क में देखिए क्या होता है कि यदि इंटरेस्ट रेट का जो एडवर्स मूवमेंट होता है, एडवर्स मूवमेंट यानी कि बहुत ही ख़राब मूवमेंट हो इंटरेस्ट रेट का, उसके कारण क्या होता है कि जो सीसी है, जो डिमांड लोन है या जो टर्म लोन है, उसका प्री पेमेंट हो जाता है, यानी कि पेमेंट पहले हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण ये भी होता है कि जो हमारा टर्म डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है, उसका प्री मैच्योर विड्रॉल होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अब ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा मान लीजिए, तो आप यदि कहीं से लोन लिए हुए हैं तो आप क्या चाहिएगा कि जल्दी से जल्दी उसे हम उस पैसे को हम लोग पे कर दें। तो यही जो प्रोसेस है ना, और पे कैसे कीजिएगा आप, आपके पास जो आरडी है, एफडी, उसे तोड़िएगा आप। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने सीसी, डीएल या टीएल को पेमेंट के लिए अपने आरडी या एफडी को तोड़ रहे हैं, तो ये तो प्री मैच्योर विड्रॉल ही है ना। तो इस प्री मैच्योर विड्रॉल के कारण जो है, जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों कि एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेली वोलेटिलिटी किसी स्टॉक का 1% है तो 9 डे वोलेटिलिटी क्या होगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लें कि डेली वोलेटिलिटी को हम लोग वीकली या मंथली वोलेटिलिटी में या किसी पार्टिकुलर टाइम हॉरिजन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, डेली वोलेटिलिटी इंटू रूट टी। जैसे देखिए डेली वोलेटिलिटी है 3%, तो पूछा गया मंथली वोलेटिलिटी क्या होगा, तो 3 को हम लोग रूट 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16.44। आइए यहाँ पे देखिए डेली वोलेटिलिटी कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, तो 9 डे वोलेटिलिटी पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर 9 लिखना है और आगे में 1 लिखना है, तो 1 इंटू रूट 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3%। तो 9 डे वोलेटिलिटी कितना निकला, 3% निकला। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने 2 बार ये कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंसेप्ट हमारा। चलिए अब हम लोग एक केस स्टडी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि बेस्ड है हमारा एफसीएनआर अकाउंट, डिफरेंट टाइप का आपके जो अकाउंट होते हैं, एनआरओ, एनआरई, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और मैं आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रुति जयराम कोई मिस है, वो एक स्टूडेंट थी सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली की। चलिए ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अकाउंट ओपन किया सिंडिकेट बैंक में, जो कि उनके कॉलेज प्रीमाइसेस में ही था। अब वो सिंगापुर चली गई नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप मिला उन्हें, तो वो चली गई सिंगापुर। और कॉलेज का रिक्वायरमेंट ये था कि उन्हें इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ा, और वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक कहाँ का था, सिंगापुर में था। ठीक है, और वो क्या कि कुछ पैसा सेव भी कर ली, 300 यूएस डॉलर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूएस डॉलर लिखा हुआ है, ये फॉरेन करेंसी में उन्होंने सेव किया। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप का 300 यूएस डॉलर 3000 यूएस डॉलर सेव कर लिया, और उस पैसे को उन्होंने अपने मदर को भेज दिया। मदर कहाँ थी, मदर थी इंडियन, मदर का जो अकाउंट है वो कहाँ पे है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक बेंगलोर में है। और वो किस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो जो भेजी पैसा वो किस करेंसी में भेजी, यूएस डॉलर करेंसी में भेजी। ये कीवर्ड है दोस्तों, देखिए इतना कुछ पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस कीवर्ड को समझिए। कीवर्ड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, छिपा हुआ है दोस्तों, यूएस डॉलर। जो लोग इस चीज़ को नहीं देंगे, ऐसे पढ़ लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो गलत आंसर दे के आ जाएंगे। तो कीवर्ड को पहचानना होता है, ये जो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें कीवर्ड को पहचानिए। तो कीवर्ड यहाँ पे दिखा है आपको यूएस डॉलर, यानी कि वो अपनी मदर को जो पैसा भेजी वहाँ से, अपना जो स्कॉलरशिप बचा के रखी थी, उस पैसा को जो मदर को भेजी, जो कि बेंगलोर में मदर का अकाउंट था, वो किस करेंसी में भेजी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। करेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो वी शुड कीप इन आवर माइंड। तो दोस्तों वो क्या था, वो था यूएस डॉलर। अब क्या हुआ कि 2 साल बाद श्रुति जो थी वो फिर सिंगापुर क्या हुई, रिटर्न कर गई। अब वो सिंगापुर से रिटर्न कर गई, अब वो न्यू दिल्ली में काम करती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो ये तो था कहानी। अब कहानी के बेसिस पे देखिए कोई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वो पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वाज अ मिस श्रुति स्टेटस व्हेन शी वाज ए स्टूडेंट एट एनयूएस सिंगापुर। जब वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में स्टूडेंट थी तो उनका स्टेटस क्या था। ऑप्शन रेजिडेंट इंडियन, दूसरा ऑप्शन एनआरआई, तीसरा ऑप्शन है पीआईयू और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक सिंपल सा चार्ट। इस चार्ट को यदि आप समझ लिए, इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। देखिए एक होता है रेजिडेंट इंडियन, एक होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन और एक होता है पीआईयू। तीनों में एकदम डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेजिडेंट इंडियन की। वैसे लोग जो कि भारत में 182 दिन से ज़्यादा रह चुके हैं किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कहलाते हैं हमारे रेजिडेंट इंडियन। और जो लोग ऐसा नहीं किए वो कहलाएंगे हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो एक
क्लियर पार्टीशन तो समझ में आ गया होगा रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में। अब बात आती है नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन कहलाते हैं। देखिए, जो जो पर्सन भारत के सिटीजन हैं लेकिन वो दूसरे देश में रह रहे हैं, किस कारण से, एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, वोकेशन से, वैकेशन में, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के असाइनमेंट पे गए हों, यूएनओ या आईएमएफ पे, या कि उनको डेपुटेशन पे भेजा गया हो, या पढ़ने के लिए भेजा गया हो, तो ऐसे सभी लोग जो कि भारत के हैं और विदेशों में रह रहे हैं, इन सभी कारणों के, इन सभी चीज़ों के कारण, तो उन्हें हम लोग एनआरआई कहेंगे। और तीसरी बात आती है पीआईओ। पीआईओ क्या है, वो ये भी वैसे लोग होते हैं जो कि दूसरे कंट्री के सिटीजन हैं। अंतर समझिए दोस्तों, ये हमारे देश के सिटीजन नहीं है पीआईओ, ये दूसरे देश के सिटीजन है, लेकिन वो कभी न कभी भारत का पासपोर्ट हेल्ड किए, या उनका ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भारत के सिटीजन थे, या उनका जो स्पाउज है, उनका जो हस्बैंड या वाइफ है, वो क्या है, भारत के सिटीजन है। तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, पीआईओ कहते हैं। तो दोस्तों आप जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए, श्रुति कहाँ की थी, वो भारत की थी, भारत की सिटीजन थी, और वो कहाँ चली गई पढ़ने, वो सिंगापुर चली गई पढ़ने। ठीक है, तो सिंगापुर जो वो चली गई पढ़ने, तो अभी हम लोग अभी क्या वो रेजिडेंट इंडियन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में तो रही नहीं वो। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होंगी, नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडियन वैसे लोग होते हैं जो कि भारत के सिटीजन होते हैं और वो स्टडी अब्रोड करने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये समझ सकते हैं कि ये जो स्लाइड है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ हर सिंडिकेट बैंक अकाउंट व्हेन शी वाज एट सिंगापुर। तो पूछा गया है कि जब वो सिंगापुर में थी तो उनका जो सिंडिकेट बैंक का जो अकाउंट था उसका क्या स्टेटस है। तो फ्रेंड्स देखिए, वो थी भारत की और वो चली गई सिंगापुर में पढ़ने के लिए, और जो सिंडिकेट बैंक अकाउंट था वो कहाँ पे खुलाया था, उन्होंने भारत में खुलाया था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो उनका जो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनआरओ सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों होगा एनआरओ, आइए समझते हैं। देखिए, एनआरओ कौन और कौन खोल सकता है, जो भी पर्सन भारत से बाहर है वो एनआरओ खोल सकता है। ठीक है, हाँ, और उसको 6 महीने तक मेंटेन कर सकता है और उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और करेंसी जो डिपॉजिट का होगा वो होगा इंडियन रुपीज़ में। तो दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है कि देखिए, सिंपल से यहाँ देखिए, यहाँ पे पढ़िए, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़िए, ये बहुत की पॉइंट है, यही तो आंसर है इसका। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑफ रेजिडेंट आर कन्वर्टेड टू एनआरओ कैटेगरी कॉन्सिक्वेंट अपॉन दे बिकम एनआरआई। तो ये जो मिस श्रुति थी वो पहले कहाँ थी, वो पहले भारत में रह रही थी। ठीक है, भारत में जब रह रही थी, जब वो स्टीफन कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उन्होंने सिंडिकेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था। अब क्या हुआ, वो पढ़ने चले गई कहाँ पे, सिंगापुर। तो वही तो कह रहा है कि जो रेसिडेंट थे अभी भारत में, ठीक है, और वो जब एनआरआई हो गए, और जैसे श्रुति ही तो एनआरआई होगी ना, तो जब एनआरआई हो गई वो, तो उनका जो अकाउंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनआरओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी भारत में हैं, आप अभी किसी भी आपका अकाउंट है यहाँ पे, और आप भारत दूसरे देश में चले गए, ठीक है, तो आपका जो ये अकाउंट है वो किस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो भारत वाला अकाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनआरओ अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एसबी अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द अकाउंट ओपन बाय हर मदर इन आईओबी न्यू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो उनकी मदर का जहाँ पे अकाउंट था, ठीक है, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, FCNR अकाउंट है जब श्रुति सिंगापुर में थी, और अब ये RFCD अकाउंट हो गया। दोस्तों यहाँ पे बाय हर मदर ये वर्ड गलत है, उनके बारे में खुद पूछा गया है कि उनका जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अकाउंट था, ठीक है, हाँ, तो उसका स्टेटस पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, FCNR के बारे में समझ लें। FCNR अकाउंट कौन ओपन करता है, तो NRI ओपन करता है, और ये FD में ओपन होगा 1 से 5 ईयर के टेन्योर में, और इसमें जो अमाउंट होगा वो किस करेंसी में किया जाएगा, फॉरेन करेंसी में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो उनका जो अकाउंट था, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो अकाउंट था, ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उनका जो अकाउंट था इंडियन ओवरसीज़ बैंक में वो किस करेंसी में था, US डॉलर करेंसी में था। तो इसीलिए इनका जो अकाउंट था जब वो सिंगापुर में थी तो वो FCNR अकाउंट था। ठीक है, अब वो जो भारत में आ गई तो उनका अकाउंट हो गया RFCD अकाउंट। क्यों हो गया RFCD अकाउंट, क्योंकि RFCD अकाउंट कौन खोलता है, जो कि इंडियन का रेजिडेंट होता है और वो जो भारत घूमने जाता है, ठीक है, और वो अपने साथ क्या लाता है, फॉरेन करेंसी लाता है। ठीक है, वो वापस लौट गई ना भारत,
ठीक है, सिंगापुर से वो भारत वापस लौट गई, तो इसीलिए उनका जो अकाउंट था, जो पहले FCNR अकाउंट था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, RFCD अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति विल बी शॉर्टली ज्वाइनिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन USA। अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएंगी, तो वो उनका जो इंडियन ओवरसीज़ अकाउंट है वो किस में रीडेजिनेट कर सकती हैं। तो दोस्तों इसका तो करेक्ट आंसर पता ही होगा आप लोगों को, FCNR अकाउंट होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्योंकि वो NRI हैं तो वो ऐसा अकाउंट खुलवा सकती हैं, और उनका जो करेंसी होगा वो फॉरेन करेंसी होगा, जैसा कि नाम में ही इसका क्लियर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप लोग यदि चाह रहे हैं कि मैं इस तरह का और लेसन लाऊँ आप लोग के लिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और इस लेसन को ज़रूर लाइक करें यदि पसंद आया हो तो, और लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।